सो हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। और जो आज हम देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 को, जो कि हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को, समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स रहे, और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि दैट व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि हमारे सामने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले यहाँ पर आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है कुछ फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि यहाँ पर आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में हेल्प आउट करेंगी। एक पाथवे आपका यहाँ पर तैयार करेंगी ताकि आप जो है यूपीएससी सीएससी को यहाँ पर अपना एस कर सके। इन टेस्ट सीरीज के बारे में गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए क्या है, कई बार हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं, बाकी सब सोर्सेस से भी कवर करते हैं, बट स्टिल हम जो है क्वेश्चन मार्क में रहते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है एग्जाम में। तो अगर आप यहाँ पर ये T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की लेते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर डेली क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यहाँ पर ये मौका मिलेगा करने का। डेली 7:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर ये होती है, शाम को 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्पफुल ये आपके लिए रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने जीएस में कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए बकायदा अनअकैडमी राइज 2.0 है, जिसमें बेसिकली यहाँ पर डेली 8:30 बजे इन द मॉर्निंग यहाँ पर टेस्ट आप लोगों के लिए होता है। 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से रिलेटेड, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी इम्पल्स ये थ्राइस अ वीक होती है, एक हफ्ते में 3 बार होती है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को सुबह 10 बजे ये होती है। तो प्लीज जाइए जाकर इन सब टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के एनरोल करिए, बेनिफिट्स लीजिए इनका। और यहाँ पर जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो प्लीज गो टेक देयर बेनिफिट्स और ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखते हैं चैप्टर नंबर 10 को, जिसमें हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स रहे और क्या क्या चैलेंजेस हम लोगों के आगे आज भी हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। देखिए आज की बात अगर हम करें तो रिसेंटली अभी हमने बजट को डिस्कस करा, और उस बजट को डिस्कस करते हुए हमने एक बात कही और हमने कहा कि भाई गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी के साथ बढ़ा रही है। तो ये जो शब्द हम यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब किन चीजों को बोला जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम समझते हैं। अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसके अगर हम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें तो उसके अंदर क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन भी आएगा, रिफाइनिंग भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, और साथ में कोल स्टील सीमेंट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी आएगा। अगर हम एक कंट्री के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमारा वहां पर मतलब ये होता है कि भाई रूरल एरियाज के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करें, ज्यादा से ज्यादा रोड नेटवर्क बनाए, ज्यादा से ज्यादा सोशल एसेट्स बनाए विलेजेस के अंदर, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट वहां के लोगों को पहुंच सके। सिमिलर वे में जब हम बात करते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बात आ जाती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हम कहां पर, अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर विकास करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो या रोड्स का अपग्रेडेशन हो या सिविक एमिनिटीज डेवलप करना हो। तो अल्टीमेटली इन 3-4 चीजों को जो है बेसिकली क्या कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। बट आज की डेट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, चीजें डेवलप हो रही हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है चीजों का। तो आज की डेट में एक नया टर्म हम लोगों के सामने है जिसको बोलते हैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है एजुकेशन फैसिलिटीज की। भाई इंडिया के अंदर अगर हम बात करें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम देखेंगे कि भाई इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेकर के क्या कुछ फैसिलिटीज है, किस तरीके से स्किल्स डेवलपमेंट यहाँ पर करी जा रही है, ह्यूमन कैपिटल का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं, हमारी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर समझने की नीड है कि भाई जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर हमें जो है ग्रोथ रेट बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी ग्रोथ रेट भी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी।
तो हमें समझने की नीड है, इट इज द ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड increased growth, there is a need for more than proportionate growth in the infrastructure investment. तो जितना ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, जितना ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारा जीडीपी ग्रो करे, तो उतना ही ज्यादा हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आज की डेट की हम बात करें तो देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खास करके इंडिया का, तो इसकी अपनी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये काफी ज्यादा डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक कॉन्सेप्ट कैसे है कि भाई अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट इज नेवर एडिक्वेट, कभी भी वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। देखिए अब क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रेलवे नेटवर्क्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा हाईवे बनाए, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेस बनाए, फिर उन हाईवेज के ऊपर और ज्यादा डेवलपमेंट करें, तो इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, कभी भी ये खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जो है वो चलती रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है कि भाई देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ से पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज बताइए कि एग्जांपल लीजिए आप लोग अपना ही, अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर 4 व्हीलर खड़े करने की जगह नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है खड़ा करने का, आसपास कोई पार्किंग भी नहीं है, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में कार खरीदेंगे? ठीक है, तो नहीं, 90% लोग अवॉइड करेंगे। अगर कई लोग होते हैं हमारी रिलेशन में भी आते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं कि भाई कार क्यों नहीं ले रहे हो या और कुछ क्यों नहीं ले रहे हो, कोई बड़ा व्हीकल क्यों नहीं ले रहे हो, तो उनका क्या होता है, यार खड़ा करने की दिक्कत है हमारे यहाँ पर, कि खड़ा कहाँ पर करेंगे, पार्क कहाँ पर करेंगे, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब चीजें जो हैं क्या दिखाती हैं कि हम जब भी ग्रोथ की बात करते हैं तो उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का होना जरूरी है। कार्स दौड़ाने से पहले रोड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। अब एक चीज बताइए, आपने फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे ऐसी फैक्ट्री का? आपने कार खरीद ली, आपके पास पार्क करने के लिए जगह नहीं है, आपके पास कार को चलाने के लिए प्रॉपर रोड नहीं है, तो क्या करेंगे आप ऐसी कार का? तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की नीड है कि हमें सबसे पहले जो जरूरत होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी भी क्या करेगी, ग्रो यहां पर करेगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो यहां पर ये हो गए। तीसरी चीज यहां पर क्या आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक की, अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें विजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर के बारे में सोच करके हमें हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अब एक चीज देखिए, आप इंडिया में क्या है, मान लीजिए कोई रोड्स वगैरह बनानी है, ठीक है, तो क्या अगर मान लीजिए उस रोड के ऊपर फिलहाल एक दिन में मान लो 50 कार चल रही हैं, तो गवर्नमेंट का विजन किस हिसाब से होना चाहिए कि भाई आने वाले ईयर्स में इस पे 200 कार चलेंगी, तो हम जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं वो 200 कार्स के लिए कराएं, इस हिसाब से रोड्स को डेवलप करें। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं, पहले जो है हमारे यहाँ पर 1 वे रोड हुआ करती थी, ठीक है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू करा, 2 लेन शुरू हुए, फिर 4 लेन शुरू हुए, फिर 6 लेन हाईवे शुरू हुए, अब आज की डेट में 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, बड़े बड़े हाईवेज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी जो विजन है उन सब चीजों की बात है। ठीक है, कि हम आगे फ्यूचर का सोच करके जो है हमेशा क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अपना करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और हो जाती है कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमेशा उसे हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर समझने की जरूरत है, ना कि पास्ट से उसको रिलेट करा जाए। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि भाई भारत सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर 8,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए, तो देखिए अच्छी बात है बनाए, बट वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखने की नीड है कि भाई चाइना ने उस दौरान 25,000 किलोमीटर के हाईवे बना लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये कंपैरिजन ग्लोबली लेकर के चलना चाहिए कि भाई हमारे आसपास के जो देश है वो किस तरीके से अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको हमेशा जो है वो इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव कैसे होते हैं, देखिए एक बात करिए आप, अब मान लीजिए एक एयरपोर्ट को डेवलप करा, हैदराबाद एयरपोर्ट का आप एग्जांपल ले लीजिए, कहते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर। क्यों है भाई वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट? क्योंकि वहां पर टाइम काफी ज्यादा बचता है, चेक इन जो है फास्टर हो जाता है, पैसेंजर्स जो है बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर वहां पर मूव कर सकते हैं, और भी बाकी सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। तो अब आप समझिए इस चीज को, मान लीजिए आपके शहर में एक रेलवे क्रॉसिंग थी, ठीक है, जहां पर आपको जो है तकरीबन उसे क्रॉस करने में हमेशा आधा पौना घंटा लगता था। क्यों?
क्योंकि कभी कोई ट्रेन आ गई, कभी कोई ट्रेन आ गई। अब आपके यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या प्रपोजल करा कि भाई एक इसके ऊपर फ्लाईओवर बना दिया जाए, ठीक है। अब वो फ्लाईओवर जब बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, तो क्या होगा, आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो। क्यों? जो हाईवे को, जो एरिया को क्रॉस करने में पहले आपके 30 to 40 मिनट्स लगते थे रेलवे क्रॉसिंग की वजह से, अब आप वही हाईवे के ऊपर से क्रॉस करके 5 मिनट में उसको क्रॉस कर लेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर आपके लिए इफेक्टिवनेस ज्यादा बढ़ी, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कहीं ना कहीं आप अगर 5 कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप बता सकते हैं कि भाई देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। दूसरी चीज आप कहेंगे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ से पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी चीज आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर विजन होना, फ्यूचर को लेकर के सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ चीज आप क्या कहेंगे कि हमें, फोर्थ चीज आप क्या कहेंगे कि हमें हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ठीक है। आपको यह देखना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज किस तरीके से डेवलप कर रही हैं, किस तरीके से चीजें वहां पर हो रही हैं। और सिक्स्थ एक चीज होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमेशा जो है इफेक्टिव होता है, यानी कि हमारा टाइम बचाता है, हमारी कॉस्ट बचाता है, और काफी सारी और भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। तो हमारी इफेक्टिवनेस को बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा देता है। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर या कहीं आप ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। बट इसके अलावा देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑल्सो, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि देखिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की नीड होती है, ठीक है। कैसे? अब एक चीज बताइए, आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए। अगर आप एक हाउस भी यहां पर बना रहे हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए 2 स्टोरी हाउस यहां पर बनाना है, तो इस 2 स्टोरी हाउस के लिए बकायदा आपको प्रॉपर सोर्सेज चाहिए, ठीक है। वो सोर्सेज जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चलेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप काम कर सके। इसी तरीके से अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ऑल ओवर इंडिया, सो वी नीड लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, ठीक है, हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंगली 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात करी गई कि भाई आने वाले 10 साल के अंदर हमें जो है क्या चाहिए, 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए। और यहां पर रखा गया कि हर साल हम जो है 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करें, ताकि जो है चीजें सस्टेन्ड वे में यहां पर चलती रहें। सस्टेनेबल वे में जब काम होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जीडीपी भी ग्रो करेगा और बाकी सब चीजें भी यहां पर होंगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको समझने की क्या जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्ग पीरियड के लिए चलते हैं, और उनके लिए हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इशू भी है। कैसे है इशू? देखिए, अब क्या होता है, ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं कहीं ना कहीं, और जो कंट्रीज की हम बात करें, फॉरेन कंट्रीज की बात करें, तो क्या होता है, वहां पर बकायदा इंश्योरेंस फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, जहां से वहां की गवर्नमेंट अपना ये विड्रॉ करती रहती है पैसा, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती रहती है। बट इंडिया के अंदर अगर आप बात करें, तो इंश्योरेंस हो गया या पेंशन फंड हो गए, हमारे यहाँ पर इनके अंदर पेनिट्रेशन कम है काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि सॉरी, क्योंकि इंडिया के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे बैंक्स हैं, हमारा जो एक तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर रिसोर्सेज की कमी है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे जो बैंक्स वगैरह हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है, कि भाई मान लीजिए कोई हमारा पैसा ब्लॉक ना हो जाए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिलती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं अपना, ठीक है, अब आपने क्या करा, नीचे का एक एरिया बना दिया, आपके पास 10 लाख रुपए थे, सपोज आपने 10 लाख में जो है यहाँ पर एक अपना स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, बट यू नीड फर्दर मनी ऑल्सो, ताकि आप अंदर और ज्यादा टाइल्स लगा सके, अपना जो है पेंट करा सके, तो यू नीड मनी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझने की नीड है कि भाई जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, सो वी नीड लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज फॉर दैट पर्पस, ओके। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये हो जाता है। दूसरे इशू की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो प्राइसिंग, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है अंडर प्राइसिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म बेसिस पर उसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो ये भी हमें समझने की नीड है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि भाई विजनिंग को लेकर के कहीं ना कहीं एब्सेंस है। इंडिया के अंदर क्या है कि हमारे यहाँ पर लैक करते हैं हम विजन को लेकर के कि भाई आने वाले समय में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आप आज की डेट की बात करें, तो इंडिया के अंदर आपको कोई 4 लेन हाईवे अगर देखने को मिलेगा, 4 लेन हाईवेज के ऊपर भी आज की डेट में आपको ट्रैफिक
जो देखने को मिलेगा वो 6 लेन का मिलेगा। तो क्या है ये, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के विजन का एब्सेंस है, ठीक है। तो हम जो है फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोच करके प्रेजेंट को लेकर के ज्यादा काम करने में कोशिश करते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देखिए एक नेशनल इशू होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसके अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज को यहां पर साथ मिलकर के विकास करने की जरूरत है। प्रायोरिटीज के बेसिस पर कंट्रीज में, हमारी कंट्री के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, हाईवे वगैरह बनाने चाहिए। आपने एक चीज देखी होगी, देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक ये हाईवे प्रोजेक्ट है, सपोज ये हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब ये हाईवे प्रोजेक्ट जो है 3 स्टेट से निकल करके जा रहा है, ठीक है। ये मैं रिसेंट आपको बहुत कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं जो कि आपने अपने आसपास देखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए इधर हो गया उत्तराखंड, इधर हो गया हमारा यूपी और इधर हो गया हमारा हरियाणा। एक एग्जांपल ले लीजिए कि 3 स्टेट से ये होता हुआ प्रोजेक्ट जाएगा। अब सेंटर के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी एबीसी की पावर है, ठीक है। और वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर भी एबीसी की गवर्नमेंट है और हरियाणा के अंदर भी एबीसी की गवर्नमेंट है। बट वहीं अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो डीएसी की है, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर वो हाईवेज वगैरह को लेकर के प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है कॉपरेट नहीं करती, ठीक है। और फिर क्या होगा, उत्तराखंड के अंदर तो आपको बेटर रोड्स मिलेंगी देखने को, नेशनल हाईवे बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। बट फिर जब आप यूपी वाले एरिया में आएंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन या तो रुका हुआ होगा या चल रहा होगा। तो ये जो पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं ना बीच में, वो हमें हटाने की यहाँ पर कहीं ना कहीं नीड है। तो ये सब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इसको नेशनल इशू के तौर पर लेकर के चलना चाहिए। अब आप देखिए इंडिया की बात करें, इंडिया में फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट इस टाइम पर काफी सारी स्टेट्स के अंदर भी है, सेंटर के अंदर भी है। तो जिस वजह से एक कॉपरेशन बना रहता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलते रहते हैं। तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ इश्यूज थे जो कि इंडिया के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब तक की बात करें तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ इश्यूज बताया कि भाई इश्यूज क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने अब तक क्या क्या मेजर्स लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की यहाँ पर हम बात करें तो भारत सरकार ने काफी सारे काम करे। जैसे कि 2006 में बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इस्टेब्लिश करी, सेटअप करा गया। और इसका मेन पर्पस क्या था कि भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में काम करे, ठीक है। उसमें इन्वेस्टमेंट को देखे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की बात करी गई कि भाई ये यहाँ पर देखेंगे कि 50,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हो। इसके अलावा IIFCL ने आगे चल करके क्या करा, यहाँ पर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, ठीक है। सिटी ग्रुप को साथ लिया, ब्लैकस्टोन ग्रुप को साथ लिया और तकरीबन $5 बिलियन का फंड यहाँ पर तैयार करा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया के अंदर। इसके अलावा बाकी सब कंट्रीज में जाकर के, लंदन के साथ जाकर के इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी भी खोली और इस फंड से बेसिकली कैपिटल गुड्स, मशीनरीज वगैरह के लिए इंपोर्टिंग को इजी करा गया। ये सब भी हमें कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली। मार्च 2019 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बकायदा 1,10,154 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भी जो है इनोग्रेट करे गए। इसके अलावा फिलहाल गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और अभी आपने रिसेंटली बजट देखा ही कि सरकार कितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात कर रही है। देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स जिनके ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी। तो ये कुछ रिसेंट मेजर्स हैं जो कि भारत सरकार ने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अगर हम बात करें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे काम करे गए। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्कीम्स लाई, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर काम करे, ठीक है। अब थोड़ा सा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मीनवाइल आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछे। अगर चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कमेंट है यहाँ पर सतपाल जी का, सतपाल जी इशू फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बट लैक ऑफ लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात। अंडर प्राइसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात। नो लॉन्ग टर्म विजन, बिल्कुल ठीक बात। इंफ्रा एज अ नेशनल इशू, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात लिखी है सतपाल जी आपने। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी, आपको चारों पॉइंट से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब हम बात करते हैं तो 2 इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, एक तो अर्बन और दूसरा आता है रूरल। तो भारत सरकार ने इनको लेकर के क्या काम किया अब उनके बारे में बात करेंगे।
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्मार्ट सिटीज मिशन भारत सरकार ने चलाया। इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर बेसिकली क्या था कि जितनी भी यहाँ पर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर गवर्नमेंट्स हैं, उनको कोलैबोरेटिव वे में क्या कराया जाएगा, ये अर्बन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जाएगा। स्मार्ट सिटीज मिशन में बेसिकली क्या करना था कि जो सिटी में, शहरों में लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, लोकल एरिया के अंदर चीजों को टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप करने के लिए और स्मार्ट आउटकम्स लेकर के आने के लिए वहां पर ये काम करने की बात करी जा रही थी। इसके लिए बकायदा जो है, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको डेवलपमेंट की बात करी गई कि भाई कैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे और ज्यादा क्लीन, कैसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हम यहाँ पर लोगों को दे सकते हैं। तो ये सब काम यहाँ पर स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर करे गए, ठीक है, ताकि एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले। बकायदा यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कोर, देखिए अगर किसी भी हम सिटी की बात करें तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या क्या आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाकी हम सोचते हैं कि भाई देखो थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होना चाहिए, मोबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, हाउसिंग वगैरह अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के ऊपर काम करने की बात करी गई स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर। 100 सिटीज को यहाँ पर चुना गया, ठीक है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज से, और बकायदा यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने यहाँ पर लोकल बॉडीज के साथ मिलकर के, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के सिटीज को डेवलप करने का काम करा, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा काम हुआ जो यहाँ पर हमारी भारत सरकार ने करा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप सबको पता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन लाया गया ताकि इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि शौच मुक्त भारत, खुले में जो शौच करते हैं लोग उससे फ्री करा जाए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के साइंटिफिक वे में काम करा जाए। इसके लिए बकायदा सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक का टारगेट रखा था, जो कि महात्मा गांधी की जयंती है उसको दिन रखा था कि भाई हम लोग जो है क्या करेंगे, HHLs बनाएंगे, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाएंगे, पब्लिक टॉयलेट्स को डेवलप करेंगे। तो ये सब करने के काम थे। अब देखिए हमने रिसेंटली क्या देखा कि भारत सरकार ने 2020 में क्या करा, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू करा ग्रामीण यानी कि रूरल एरियाज के लिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली। इसके अलावा बकायदा यहाँ पर नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना लाई गई, जिसको हम हृदय योजना कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या करा गया कि जितनी भी हमारी हेरिटेज सिटीज है उनको बेसिकली चुना गया, वहां पर जो प्रिजर्व करने की बात करी गई उनके यूनिक कैरेक्टर्स को। तो जो हमारी हिस्टोरिकल सिटीज है जिनकी इंपॉर्टेंस है, तो तकरीबन 12 सिटी यहाँ पर चुनी गई, 500 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए, जिसमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकणी, कांचीपुरम, गया एंड वारंगल जैसी कुछ सिटीज आएंगी। भाई वहां पर डेवलपमेंट करा जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि भारत सरकार ने लिए अर्बन एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने को लेकर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो अमृत मिशन, अमृत का आप सबको पता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि भाई जो हाउस होल्ड हैं सबके यहाँ पर वाटर सप्लाई पहुंचे, सीवरेज कनेक्शन बेहतर बने। इसके अलावा ग्रीनरी, ओपन पार्क्स वगैरह बनाए जाए, पॉल्यूशन को कम करा जाए, साथ में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करा जाए। इसलिए अभी हमने क्या देखा इस बार के बजट में, मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं क्या करेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेंगी, चीजों को और ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अमृत जो मिशन है ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें बेसिकली 10 लाख से आबादी से ज्यादा वाले जो सिटीज हैं वहां पर भारत सरकार 1/3 यानी कि 33% जो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देगी। बाकी जो है फंड स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज देंगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह भी यहाँ पर होगा। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स भारत सरकार लगातार कर रही है। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5-6 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी तेजी के साथ हुआ है। जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करा है। चाहे आप रेलवेज की बात कर लीजिए, चाहे आप रोड नेटवर्क्स की बात कर लीजिए, हाईवेज की बात कर लीजिए, बाकी अगर आप बात करें यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बात कर लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के बात कर लीजिए। आप पहले 2014 से पहले जब रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते थे तब आपको अलग गंदगी दिखती थी। आज की डेट में कितने ज्यादा सुंदर साफ सुथरे हमारे रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं, पब्लिक एरियाज देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भारत सरकार ने काफी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर अपना दिया इन मिशन से, इन स्कीम से।
इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए भी हृदय योजना लाई गई, ताकि वहां पर जो है क्या करा जाए, जो कैपिटल सिटीज है नॉर्थ ईस्ट की, जैसे कि अगरतला त्रिपुरा की जो कैपिटल है, एजोल जो कि मिजोरम की कैपिटल है, गैंगटॉक जो कि सिक्किम की कैपिटल है, कोहिमा जो कि नागालैंड की कैपिटल है, इन सिटीज के अंदर क्या करा जाए, अर्बन सर्विसेज को बेहतर करा जाए, वाटर सप्लाई दी जाए, सीवरेज डेवलप करा जाए, सैनिटेशन फैसिलिटीज दी जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाए, और इसके लिए तकरीबन 1371 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने यहाँ पर 70% का लोन दिया, ठीक है। तो ये सब भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली कि भाई नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर भी भारत सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, ठीक है। इसके अलावा सेतु भारतम प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है, जिसमें भाई नेशनल हाईवेज को, बिल्डिंग को, ब्रिजेस को डेवलप करने की बात करी गई, ताकि जो है एक्सीडेंट्स वगैरह को कम करा जा सके, चीजों को सेव करा जाए। इसके लिए बाकायदा जो रेलवे ब्रिजेस हैं, रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, उनको यहाँ पर उनके ऊपर या तो ब्रिजेस बनाए गए, ओवर ब्रिज बनाए गए या अंडर ब्रिज बनाए गए। तकरीबन 20,800 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई। तो बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से भारतमाला परियोजना का आपको सबको पता है कि सरकार जो है क्या कर रही है, फ्रेट और पैसेंजर मूवमेंट को लेकर के यहाँ पर एफिशिएंसी ला रही है, जिसमें हाईवेज वगैरह डेवलप करे जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, नेशनल कॉरिडोर्स, ठीक है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स बनाई जा रही हैं, कोस्टल रोड्स बनाई जा रही हैं। तो बहुत सारा काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो अर्बन एरियाज के अंदर ये बात करी जा रही है कि भाई स्लम एरियाज को खत्म करा जाए, अर्बन पीपल को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराई जाए। तो ये सब काम लगातार गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए करवाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। बिल्कुल सही बात है सतपाल जी, आपकी जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी लाई भारत सरकार 2015 में, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से करा जाए, एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए करा जाए। अभी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा अभी इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने को मिली, जो कि भारत सरकार ने करी। इसके अलावा लेकिन आज की डेट में भी कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। भारत सरकार ने इतने सारे काम करे, इतनी सारी पॉलिसीज लेकर के आई, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना यह है कि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रैंकिंग है वो कितनी है, 89, ठीक है, और कंट्रीज कितनी है टोटल इसमें, 139, यानी कि इंडिया की रैंक जो है इसमें 89 आई है 139 कंट्रीज में। वहीं अगर आप चाइना की रैंक देखें तो वो 50 है, ब्राजील की 62 है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को आज की डेट में भी अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें जो है ग्लोबली कंपीट करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें जो है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो हमें अपने बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन फंड सिस्टम के अंदर भी रिफॉर्म्स करने की नीड है। या तो हम जो है जैसे चाइना इस टाइम पर कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, बट चाइना का हमने एग्जांपल देखा ही, देखिए अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो है चाइना से अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराया, तो चाइना ने क्या करा, वहां पर कब्जा कर लिया। डेट पॉलिसी जो चल रही है, श्रीलंका में भी हमें यही चीज देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इंडिया इस चीजों को नहीं कर रहा। अभी हम लोग जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं अपने हाईवेज वगैरह को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। बाकी अभी सरकार जो है पीपीपी मॉडल्स के ऊपर काम कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम कर रही है। तो ये सब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपीपी मॉडल्स कांट सब्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हियर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स समवेयर आउट, ठीक है। सिर्फ पीपीपी मॉडल्स क्या कर सकते हैं, सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, बट जो मेन काम रहेगा, मेन जो एक फाउंडेशन दी जाएगी, बुनियाद बनाई जाएगी, वो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग से ही करी जाएगी। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं हमारे आगे आज की डेट में भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंडिया का मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप कभी दिल्ली गए होंगे, अगर आपने मेट्रो में ट्रैवल करा होगा तो आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा भीड़ उस मेट्रो के अंदर रहती है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया को इस टाइम पर इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आइडियाज चाहिए, ताकि हम कन्वेंशनल चीजों से आगे बढ़ करके, जिस तरीके से चाइना ने अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, उसी विजन के साथ हम चीजों को कर सके। साथ में हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इन सब चीजों को पॉलिटिक्स से दूर करके चलना चाहिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मेकिंग इट अपॉलिटिकल, तो हमें पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए इन मुद्दों को। तो तभी जो है इंडिया के अंदर चीजें सॉर्ट आउट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट समवेयर हाउ, ओके। तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कि भाई इंडिया में आज की डेट में भी क्या कुछ चैलेंजेस हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो अब तक की गाइस अगर हम बात करें, अब तक हमारे सेशन में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा, उसके मीनिंग को समझा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के बारे में बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या क्या होता है, कैसे हमारी इकोनॉमी से लेकर के हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होते हैं, वो सब हमने देखा। उसके बाद कुछ इश्यूज देखे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से लेकर के लैक ऑफ विजन की बात कही और बाकी सब और चीजों को देखा। इसके अलावा उसके बाद हमने यहाँ पर देखे भारत सरकार के कुछ काम जो कि यहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए करे गए, जिसमें हमने स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर के हृदय योजना, हृदय से लेकर के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं वो, और बाकी हमारा जो अमृत योजना है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा। एंड राइट नाउ वी हैव जस्ट कवर्ड अबाउट द चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। तो अब तक यहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप जरूर मेरे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आपको समझ नहीं आएंगी और मुझे भी यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आज के सेशन में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे कि एनवायरमेंट कैसे एक सबसे बड़ा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। आज के सेशन में हम इसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा आज का सेशन यहाँ पर हम खत्म करेंगे। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं, समझ आ गया है तब भी बताएं, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है अब तक तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की या बात करें हम महाराष्ट्र के अंदर लवासा प्रोजेक्ट की, तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है कि इन सब प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। तो कहीं ना कहीं आज की डेट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल इश्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा हिंड्रेंस का या कहीं सबसे बड़ा एक हमारे सामने इशू है। ठीक है, अगर आप उड़ीसा की ही बात करें, उड़ीसा में हमने क्या देखा कि वहां पर पोस्को और वेदांता ग्रुप जो है इतनी वहां पर अगर हम बात करें एनवायरमेंटल इश्यूज जो रेज करे गए, तो तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर रुका, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पर रुक गई, जस्ट बिकॉज कि भाई एनवायरमेंटल इश्यूज सामने आ गए। चाहे महानदी रिवर को लेकर के हो गया या बाकी कुछ एरियाज को लेकर के एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए वहां पर। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, जो पोटेंशियल था उड़ीसा के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का कि भाई वो एक बैकवर्ड से एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन सकता, वो यहाँ पर लैक कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें लवासा प्रोजेक्ट की, तो देखिए लवासा जो कि एक अर्बन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा नमूना था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इंडिया के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। कितना ज्यादा पैसा वहां पर डूब गया लोगों का जिन्होंने इन्वेस्ट करा था महाराष्ट्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की क्या नीड है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, बट यहां पर अगर हम बात करें तो हमें प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको लेकर के वे आउट लेकर के चलना चाहिए कि भाई आगे क्या कर सकते हैं, क्या हम चीजों को लेकर के चल सकते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस, ना कि हमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर अबैंडन करा जाए, रोका जाए। सो हमें इस तरह के का काम नहीं करना चाहिए, हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए और साथ में एनवायरमेंट को लेकर के भी जो इश्यूज हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, बकायदा पॉलिसीज बनानी चाहिए। जैसे कि देखिए अभी ग्रीन हाईवे पॉलिसी की बात करी गई यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके का हमें काम करना चाहिए। हमेशा एक वे आउट को लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो है इंडिया डेवलप कर पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो ये एक छोटा सा यहाँ पर स्टेटमेंट था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंट कैसे यहाँ पर एक तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, तो उन सब चीजों को हमने यहाँ पर देखा। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो इन आवर टुडेज सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इन आवर टुडेज सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज हमने पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग को समझा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर कुछ सर्टेन इश्यूज देखे, ठीक है, इश्यूज यहाँ पर देखे, और इश्यूज के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो गवर्नमेंट ने काम करा उसको यहाँ पर हमने देखा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव सीन अबाउट द की चैलेंजेस जो कि आज की डेट में भी हमें देखने को मिलते हैं, और साथ में हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि एनवायरमेंटल इश्यूज जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्लैश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमने आज के सेशन में डिस्कस करा है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा ना, टुमारो सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि इंडिया में कैसे
पोर्ट यानी कि कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत सरकार ने डेवलप करा, क्या कुछ काम उसके लिए हुए, और साथ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर करा गया, किस तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमें फायदा होगा। तो कल के सेशन में इन दो टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के सेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को मोटे तौर पर हमने डिस्कस करा है। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि विदाउट एनी हेजिटेशन हम आज का यहाँ पर टॉपिक खत्म कर सकें, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कुछ कमेंट है, सतपाल जी का कमेंट है, एनवायरमेंटल इश्यूज बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो एनवायरमेंट की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, बट एनवायरमेंट भी हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूरी है, उतना ज्यादा एनवायरमेंट भी हमारे लिए जरूरी है। सो वे आउट क्या है इस चीज का, क्या सबसे हम निकल कैसे सकते हैं इससे बाहर? तो देखिए ये जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करें और एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर के बाकायदा पॉलिसीज वगैरह बनाएं, ताकि चीजें पैरेलल हो सके। ठीक है, देखिए ऐसा होता है ना कि मान लीजिए अगर हम एनवायरमेंट का ही ध्यान देते रहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो लोगों का वेलफेयर कैसे होगा? जैसे उड़ीसा के अंदर लोग आज भी बैकवर्ड हैं, तो वो बैकवर्ड ही रह जाएंगे। तो ये सब हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। ओके, पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो अफेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल जी, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इश्यूज ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को रोकते हैं। क्यों, क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए जैसा भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई एक सर्टेन हाईवे बनाना है, और ये हाईवे 3 स्टेट से होकर के निकल रहा है। मान लीजिए उत्तराखंड से निकल रहा है, दूसरा बात जो है ये कहां से निकल रहा है, हरियाणा से निकल रहा है, और तीसरा यूपी से निकल रहा है। 3 स्टेट से होकर के निकलेगा। सेंटर के अंदर एक मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एबीसी है, इनकी पावर है। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी जो है एबीसी की पावर है। ठीक है, यूपी में भी एबीसी की पावर है, बट हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है। हरियाणा के अंदर सीएडी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, हरियाणा वाले ना अड़ंगा लगाते रहेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। तो अगर आप इस हाईवे के ऊपर चलेंगे तो आपको दिखेगा उत्तराखंड में बढ़िया बना हुआ है, यूपी में भी बढ़िया बना हुआ है, बट जो हरियाणा वाला हिस्सा है वहां पर काम नहीं हो रहा प्रॉपर। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कई बार देखा होगा इस चीजों को। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज ही हैं सबसे ज्यादा, जो कि यहाँ पर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर अड़ंगे लगाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक नेशनल इशू है, और हमें जो है यहाँ पर उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ओके, बट क्या करें, राजनीति है, वोट है, जरूरी है वो सब चीजें भी। ठीक है ना, तो कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। सुभाष जी का यहाँ पर कमेंट है, सर कांट फाइंड प्लेलिस्ट ऑफ दिस कोर्स वो संजीव वर्मा इन द चैनल। ओके, मैं एक बार कह दूंगा टीम से कि वो जो है इसको अपडेट कर दे। तो जो टेक्निकल टीम है हमारी, मैं उनको बोल दूंगा कि वो एक बार प्लेलिस्ट को अपडेट कर देंगे, ताकि आपको चीजें इजिली मिल जाए। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग से लेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इश्यूज, फिर साथ में हमने देखा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने कैसे डेवलप करा, क्या क्या स्कीम्स लाई गई, जिसमें हमने स्मार्ट सिटी मिशन से लेकर के अमृत योजना और बाकी सब और सब स्कीम्स को भी देखा। साथ में की चैलेंजेस और एनवायरमेंटल इश्यूज को भी यहाँ पर डिस्कस करा। ठीक है, कल का जो सेशन रहेगा उसमें हम कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किस तरीके से पोर्ट वगैरह डेवलप कर रही है सरकार, वो देखेंगे, और रेलवेज को किस तरीके से डेवलप करा जा रहा है वो सब हम देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, जब आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आपके लाइक करने में सिर्फ आपको 1 सेकंड का समय लगेगा उस पर क्लिक करने में, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड लक।